गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यवस्थान गुणांक। तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहा गया प्रत्यवस्थान गुणांक। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है इसको समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और वह कितने वेलोसिटी से चल रहा है u1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, कितने वेलोसिटी से जा रहा है u2। मान लो u1 अगर बड़ा है u2 से तो यह जाके इसको धक्का मारेगा क्योंकि इसका स्पीड अधिक है, वो स्लो स्लो जा रहा है तो यह इसको धक्का मारेगा। कहां पर धक्का मारेगा? इस जगह पर। तो ये हुआ बिफोर कॉलिजन और ये है आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद। कॉलिजन के बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u1 से घटकर v1 हो गया और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u2 से बढ़कर v2 हो गया। यानी यहां पर v2 बड़ा होगा v1 से, है ना। जैसे ही पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले से कोलाइड करेगा, टक्कर होगा, तो इसका स्पीड बढ़ेगा। तो v2 बड़ा हो जाएगा किससे? v1 से। पहला वाला स्लो हो जाएगा, दूसरा वाला फास्ट हो जाएगा। जबकि कॉलिजन के पहले उल्टा था, पहला वाला स्पीड ज्यादा था, ये फास्ट था, ये स्लो था। कॉलिजन के बाद पहला स्लो होगा, दूसरा फास्ट होगा। न्यूटन का तो नाम जान ही रहे हैं। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया ई का। ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई को हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी पृथक्करण वेग और उपगमन वेग के अनुपात को हम ई कहते हैं। ई कहते हैं यानी प्रत्यवस्थान गुणांक कहते हैं। ई जो है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? यह रेशियो है। किसका रेशियो है? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी है मान के चलिए 8 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है मान के चलिए 12 मीटर पर सेकेंड। जबकि कॉलिजन के पहले इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन के पहले ये फास्ट था, ये स्लो था। कॉलिजन के बाद ये स्लो हो गया, वो फास्ट हो गया। तो यहां पर देखिए इसका स्पीड ज्यादा है इससे। इसका कितना स्पीड है? 12 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके सापेक्ष इसका कितना स्पीड ज्यादा है? तो 12 में 8 घटा देंगे, 4 निकलेगा। यानी ये 4 क्या निकला? ये 4 रिलेटिव वेलोसिटी निकला। इसकी वेलोसिटी है 8, इसकी वेलोसिटी है 12। यानी इसके अपेक्षा यह कितना अधिक फास्ट चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड ज्यादा अधिक चल रहा है। तो यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस समय के साथ बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? चूंकि ये धीरे धीरे चल रहा है और ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो समय के साथ दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा। इसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। यह 1 सेकेंड में केवल 8 मीटर चलेगा, यह 1 सेकेंड में 12 मीटर जाएगा। तो एक ही सेकेंड में दोनों के बीच का दूरी 4 मीटर बढ़ेगा। यानी 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 12 मीटर, अर्थात दोनों के बीच का दूरी बढ़ते जाएगा। तो इसको कहते हैं सेपरेट होना। सेपरेट होना मतलब अलग होना। तो यहां पर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा, तो दूर जाने का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 12 में 8 घटाइए, यानी 4 मीटर पर सेकंड क्या निकला? ये निकला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी पृथक्करण वेग। पृथक्करण मतलब होता है अलग होना या दूर होना। उपगमन वेग क्या कहते हैं? इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ये धीरे धीरे इसके नजदीक आ रहा है। नजदीक आते आते यहां पर आकर धक्का मार दिया, यानी इस दोनों के बीच कॉलिजन हो गया। तो इस दोनों के बीच का दूरी समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहां पर समय के साथ दूरी बढ़ रहा है। यहां पर जो दूरी घट रहा है तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए कि भाई ये इसके एकदम नजदीक जा रहा है तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से यह इसको अप्रोच कर रहा है, यानी उसके नजदीक पहुंच रहा है।
तो इसका स्पीड है 4, इसका 10, यानी हर एक सेकंड दोनों के बीच का दूरी 6 मीटर घटेगा। इसके सापेक्ष ये कितने स्पीड से आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी उपगमन वेग कैसे निकालेंगे? u1 में u2 घटाकर निकालेंगे, यानी 10 - 4 6 मीटर पर सेकंड। तो E का फॉर्मूला क्या मिल गया? v2 - v1 बाई u1 - u2। इसी को हम E कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यह फॉर्मूला किस साइंटिस्ट ने दिया था? न्यूटन ने। तो E क्या है? E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E का वैल्यू क्या होता है? E का वैल्यू होता है v2 - v1 बाय u1 - u2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस फार्मूला को याद रखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब E का वैल्यू क्या कहां से कहां तक होता है? तो किसी भी कॉलिजन के लिए, फॉर एनी कॉलिजन, किसी भी कॉलिजन के लिए E का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। यानी E का मान 0 भी हो सकता है, E का मान 1 भी हो सकता है, E का मान 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। जैसे E का वैल्यू 0.1, 0.2, 0.6, 0.9 कुछ भी हो सकता है। 0 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन E का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या E का वैल्यू 1.3 होगा? क्या E का वैल्यू 2.5 होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि E का मान 1 से हमेशा छोटा या 1 के बराबर। तो E का मान कहां से कहां तक होता है? E का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। अब आप जानते हैं कोलिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन दो प्रकार का होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, यानी शुरू में काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है जबकि बाद में कम हो जाता है, जबकि मोमेंटम तो सेम रहता है, यानी कंजर्व रहता है। तो यही डिफरेंस है इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के बीच। याद रखेंगे, इलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान हमेशा 1 होता है। E का मान हमेशा 1 होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 1 से कम होता है। 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू याद रखेंगे। इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर नहीं होगा। अगर E का मान 1 के बराबर हो जाएगा तब तो वो इलास्टिक कोलिजन हो गया। अगर E का मान 1 से छोटा है, जैसे 0.3 है, 0.8 है, 0.9 है, 0.1 है या 0 भी है, तो ये सारा क्या हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन। अब एक विशेष स्पेशल केस देखिए, एक विशेष स्थिति देखते हैं कि अगर E का मान 0 हो जाए तो वह कोलिजन कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली को हिंदी में कहते हैं पूर्णतः, इनइलास्टिक कोलिजन को कहते हैं अप्रत्यास्थ संघात। अप्रत्यास्थ संघात यानी अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसके लिए E का मान 0 होगा। इनइलास्टिक कोलिजन का ही एक स्पेशल केस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन तो ठीक है जिसके लिए E का मान 1 से कम हो, जिसके लिए E का मान 1 से कम होगा उसको इनइलास्टिक कहेंगे, जिसके लिए E का मान 1 होगा उसको इलास्टिक कहेंगे। इलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 1, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 होता है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघात। इलास्टिक कोलिजन को कहते हैं प्रत्यास्थ संघात, इनइलास्टिक कोलिजन को कहते हैं अप्रत्यास्थ संघात। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघात। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 होता है, इसको याद रखिएगा। वैसे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघात। वैसा कोलिजन या वैसा इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद, कोलिजन को हिंदी में टक्कर कहते हैं, यानी जिसमें टक्कर के बाद वस्तुएं या दोनों वस्तुएं आपस में सट जाती है, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। वैसा इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें टकराने के बाद दोनों वस्तुएं आपस में सट जाती है, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। द इनइलास्टिक कोलिजन in which after collision the two objects stick together। स्टिक का मतलब होता है सटना, स्टिक का मतलब क्या होता है सटना, स्टिक टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ चिपक जाए या सट जाए, इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। किसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघात वैसा संघात है, वैसा इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें कोलिजन के बाद दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती है, सट जाती है। इसको समझिए इस एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2 और यह u2 वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों के बीच टक्कर हुआ इस जगह पर, टकराने के बाद दोनों वस्तु एक दूसरे के साथ सट गया। पहला ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरा का m2 है और दोनों एक ही स्पीड v से चलने लगा। यह जो कोलिजन है, यह कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यह कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वैसा कोलिजन जिसमें टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, सट जाता है और सटने के बाद एक ही स्पीड से दोनों चलेगा। इसका स्पीड अलग अलग तो नहीं होगा, इसका एक ही स्पीड होगा, क्योंकि दोनों वस्तु जब आपस में सट जाएगा तो यह तो एक वस्तु बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे ये जा रहा था, इसने इसको टक्कर मारा, टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सट गया। अब सटने के बाद क्या होगा, दोनों एक ही स्पीड से चलेगा, तो भी क्या हो गया, कॉमन स्पीड हो गया दोनों का आफ्टर कॉलिजन। तो ये हो गया आपका बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले u1 बड़ा है u2 से, इसका स्पीड ज्यादा है इससे, तब ना ये इसको टकराएगा। यह इसको धक्का तब मारेगा जब इसका स्पीड ज्यादा होगा, तब ना ये इसके करीब आएगा और ये इसको धक्का मारेगा इस जगह पे। धक्का मारने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सट गया, ये आफ्टर कॉलिजन है। और चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर चल रहा है तो दोनों का स्पीड सेम हो गया। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं पहले का स्पीड कितना v1, दूसरे का स्पीड कितना v2, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई और दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई, v के बराबर। आप याद करिए, हम लोग जो कॉलिजन का डायग्राम बनाते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, पहले का स्पीड u1, दूसरे का स्पीड u2, कॉलिजन के बाद क्या लिखते हैं, पहले का स्पीड v1 और दूसरे का v2। तो यहां पर चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गया है यानी सट गया है, तो दोनों का स्पीड इक्वल हो गया। इसका भी स्पीड हो गया v, इसका भी स्पीड हो गया v, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। एक साथ चल रहा है तो अलग अलग स्पीड से कैसे चलेगा जब एक दूसरे के साथ चिपक गया है तो वह एक ही स्पीड से चलेगा। तो यह जो कॉलिजन हो रहा है, यहां पर कैसा कॉलिजन हो रहा है, यहां पर जो कॉलिजन हो रहा है
ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। अब आप यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू क्या होगा। तो ई का फॉर्मूला हम जानते हैं v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 होता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अब यहां पर देखिए v2 और v1 दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर। तो v2 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, v माइनस v1 का वैल्यू क्या रखेंगे, v बाय u1 माइनस u2। तो v में जब v घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, u1 माइनस u2, तो e का मान कितना आ गया, 0। तो यही तो कह रहे थे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए e का मान हमेशा 0 होता है। इसको याद रखेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए e का वैल्यू 0 होता है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए e का वैल्यू 1 होता है। इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए e का वैल्यू 1 से छोटा होता है, जबकि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए e का मान 0 होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन भी तो इनइलास्टिक कॉलिजन ही है, लेकिन यह विशेष प्रकार का इनइलास्टिक कॉलिजन है जिसमें कॉलिजन के बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ सटकर चलती है, यानी एक ही स्पीड से चलती है। E का मान 0 होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए। और सिर्फ इनइलास्टिक कॉलिजन रहेगा तो इसके लिए E का मान 1 से कम होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1 से कम होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0 होती है, जबकि इलास्टिक के लिए इलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो गया। अब जरा सा देखते हैं डायमेंशन के आधार पर कॉलिजन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पर कॉलिजन कितने प्रकार का होता है। तो डायमेंशन के आधार पर कॉलिजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल कॉलिजन जिसको 1D कॉलिजन कहते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल कॉलिजन जिसको 2D कॉलिजन कहते हैं। और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल कॉलिजन जिसको 3D कॉलिजन कहते हैं। तो बताइए डायमेंशन के आधार पर कॉलिजन कितने प्रकार का होता है। डायमेंशन के आधार पर कॉलिजन 3 प्रकार का होता है। 1 डायमेंशनल कॉलिजन, 2 डायमेंशनल कॉलिजन, 3 डायमेंशनल कॉलिजन। आइए हम समझते हैं कि ये क्या है। ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, और z एक्सिस कहाँ होता है, हवा में होता है। इस प्रकार से ये z एक्सिस है और तीनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और कितने स्पीड से चल रहा है, u1। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और कितने स्पीड से चल रहा है, u2। यहां पे आके टक्कर हुआ, टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड v1 हो गया और दूसरे का स्पीड v2 हो गया। यहां पर आप एक चीज देखिए, कॉलिजन के पहले ये दोनों वस्तु x एक्सिस पे चल रहा है और कॉलिजन के बाद भी ये दोनों वस्तु x एक्सिस पे ही चल रहा है। तो इस प्रकार के कॉलिजन को हम 1 डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। 1 डायमेंशनल कॉलिजन किसको कहते हैं, वैसा कॉलिजन जिसमें टकराने के पहले और टकराने के बाद वस्तुएं एक ही रेखा पर चलती है। किसको कहेंगे 1 डायमेंशनल कॉलिजन, वैसा कॉलिजन जिसमें टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों वस्तुएं एक ही रेखा पर चलती है। टकराने के पहले ये x एक्सिस पे चल रहा है और टकराने के बाद भी ये x एक्सिस पे ही चल रहा है। इसका मतलब इस तरह के कॉलिजन को हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कॉलिजन। 2 डायमेंशनल कॉलिजन वह होता है जिसमें टकराने के बाद दोनों वस्तुएं अलग अलग दिशा में चली जाती है। मान लो यहां पे टक्कर हुआ, या मान के चलिए इस जगह पे टक्कर हुआ, इस जगह पे यहां ओरिजिन के पास टक्कर हुआ। टकराने के बाद पहला वस्तु इधर चला गया और दूसरा वस्तु इधर चला गया। पहला वस्तु का मास m1 है, इसका स्पीड v1 है। दूसरे का मास m2 है, इसका स्पीड v2 है। दोनों x एक्सिस से ये θ1 एंगल पे चला गया, ये x एक्सिस से θ2 एंगल पे चला गया। तो यहां पर ये इसके साथ टकराया, टकराने के बाद ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। ऐसा तब होता है जब ये इसके साथ तिरछा टक्कर करता है। अगर ये डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर कॉलिजन होगा तब तो एक ही लाइन पे मूव करेगा, लेकिन अगर ये इसके साथ तिरछा टक्कर मारे,
कैरम बोर्ड आप लोग खेलते होंगे। कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर से आप किसी गोटी को स्ट्राइक करते हैं, अगर एकदम सीधा सेंटर टू सेंटर स्ट्राइक हो रहा है तो आपका गोटी किधर भागता है? एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर आप तिरछा कट मारते हैं तो फिर वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो वही बात यहां पर है, अगर यह ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पे ना जाके तिरछा इस जगह पे आके स्ट्राइक करेगा तो वो उधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, या ये इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा तो ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जो कॉलिजन हो रहा है वो एक ही लाइन पे नहीं हो रहा है बल्कि प्लेन में हो रहा है। कौन से प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल कॉलिजन, क्योंकि इसमें जो कॉलिजन हो रहा है इसमें दोनों प्लेन का एक्स वाई प्लेन का यूज हो रहा है, यानी दोनों एक्सिस का यूज हो रहा है। और तीसरा कॉलिजन है थ्री डायमेंशनल कॉलिजन। इसमें क्या होगा कि यह दोनों वस्तु टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर चला गया और ये दूसरा वाला वस्तु हवा में उड़ गया। तो अगर जैसे हवा में उड़ गया यानी जेड एक्सिस में चला गया तो ये कैसा कॉलिजन हो गया? थ्री डायमेंशनल। तो हम लोग को वन डायमेंशनल कॉलिजन भी पढ़ना है, टू डायमेंशनल कॉलिजन भी पढ़ना है, ये थ्री डायमेंशनल कॉलिजन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। वन डायमेंशनल कॉलिजन बिल्कुल आसान है, इसको हेड ऑन कॉलिजन भी कहा जाता है। कौन सा कॉलिजन? हेड ऑन कॉलिजन, यानी वैसा कॉलिजन जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद वस्तुएं एक ही रेखा पर चलती है, उसी को वन डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। ठीक है, और ये सारे लेक्चर आप अच्छे से करेंगे और जो भी लेक्चर में डाउट होता है उसको कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।